नमस्कार साथियों, इस समय हम मौजूद हैं एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं उनके चैम्बर में। और यह मामला जो अनुराग यादव के हत्यारे जो इस समय सक्रिय हैं अपनी बेल कराने में, क्या कुछ उनकी बेल हुई है, खारिज हुई है, क्या कुछ उसमें ग्राउंड लगाया था उन लोगों ने बेल के लिए। और इसमें सबसे पहले बेल के लिए जो लगाया है, जो हत्या आरोपी में षड्यंत्र रचने का आरोप लगा है, जिस पर राजेश यादव जो मेरठ के एक किसी थाने में उसकी एसआई के पद पर पोस्टिंग थी। और क्या कुछ कहना है इस मामले में, हमारे साथ एक अखबार के लीगल एडवाइज़र हैं हिमांशु श्रीवास्तव जी। आज हम उनके चैम्बर में हैं और उन्हीं से पूरी बात करते हैं कि किस तरह से ये बेल की एप्लीकेशन डाली गई दरोगा की। चूँकि आज अनुराग के लगभग 52 दिन हो गए हैं, अभी उसका जो हत्यारे हैं उसका मुकदमा, जो ज़मीन का जो मुकदमा है, जो उसके पीछे जिसकी वजह से पूरे ये घटना घटती है, जो बंजर खाते की ज़मीन है, सरकारी ज़मीन होती है और उस पर बुलडोज़र चलाने की मांग हो रही है, लेकिन अभी तक उस पर बुलडोज़र नहीं चला है। डेट पे डेट तहसीलदार की कोर्ट में मिलता है। ऐसे में अब 52 दिन होते ही लगभग जो है दरोगा ने बेल एप्लीकेशन अपनी रिहाई की एप्लीकेशन डाली है। क्या कुछ कहना है अधिवक्ता जो हमारे साथी हैं उनका कि किस तरह से यह बेल डाली गई और क्या कुछ इस मामले में हुआ है। हिमांशु जी। ये घटना जो है 30 अक्टूबर 2024 को 7:15 बजे शाम की है। वादी और उसका चचेरा भाई था जो मृतक है इसमें, अनुराग यादव, ये खेत की तरफ जा रहे थे। तो जो एफआईआर का वर्जन है उसके हिसाब से जो उसने एफआईआर दर्ज कराई है, खेत की तरफ ये लोग जा रहे थे, तभी पुरानी रंजिश को लेकर ये रमेश, लालता, राजेश व अन्य लोग 6 मुलजिम हैं कुल इसमें, तो सभी दौड़ा लिए। लाठी डंडा तलवार से लैस होकर सब आए और ललकारते हुए इनको दौड़ाए। और जब ये भागे हैं तो ये वादी तो भाग गया, लेकिन उसके जो चचेरा भाई अनुराग था उसको जो है जो एफआईआर के हिसाब से रमेश ने तलवार से उसकी गर्दन काट दिया और उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। बाकी सभी मुलजिमान ललकारे कि आज मार दो, कोई बचने ना पाए। तो इस मामले में जहाँ तक मुझे जानकारी है लगभग सभी आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और एक नाबालिग है वो संभवतः किशोर न्याय बोर्ड में होगा, बाकी सभी जिला कारागार में बंद हैं। और परसों 19 दिसंबर को एक आरोपी राजेश यादव जो जेल में बंद है, और वो एफआईआर इसमें बेल एप्लीकेशन में लिखा हुआ है कि वो मेरठ में उस समय घटना के समय सब इंस्पेक्टर थे। तो उन्होंने बेल एप्लीकेशन डाली थी, लोअर कोर्ट में खारिज हो गई बेल उनकी। सेशन कोर्ट में, जिला जज की कोर्ट में उन्होंने बेल डाली। तो बाकायदे उसमें पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है कि अभियोजन पक्ष से ये जो मैं एफआईआर का पूरा वर्जन था। फिर इनका कहना था, इन्होंने अपना वक्तव्य दिया कि इनके अधिवक्ता ने कहा कि उस समय ये बाहर थे और करीब 1.5 साल से ये आए नहीं हैं। इनके अगले महीने में इनके यहाँ शादी थी, उसके संबंध में बातचीत होती रहती थी। तो ये तो इनका पक्षों की जब बहस हुई, तो बहस के बाद जो कोर्ट ने जिला जज अनिल कुमार, वर्तमान में जिला जज अनिल कुमार वर्मा जी हैं, तो उन्होंने जब दोनों पक्षों की बहस सुना और बहस सुनने के बाद जो उन्होंने फाइंडिंग दिया उसमें लिखा हुआ है कि पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन अभी तक हुई उसके हिसाब से आरोपी लालता की निशानदेही पर इसमें कुल्हाड़ी, तलवार, ये तमाम चीज़ें बरामद हुई हैं। और कुछ चश्मदीद साक्षियों का भी नाम उसमें पुलिस की केस डायरी में है, जिसमें जैसे आशा देवी है, स्वाति, ये सब तमाम लोगों का नाम है। जिसके आधार पर ये आया है कि राजेश जो है, इन लोगों का आरोप जो राजेश पर था, क्योंकि राजेश की बिल एप्लीकेशन पड़ थी, इसलिए राजेश पे डिस्कशन हुआ। तो इनका कहना था कि राजेश जो है कहते थे कि मैं पुलिस में दरोगा हूँ और मैं योजना के बद्ध तरीके से जो है एक घटना करवा सकता हूँ, इस तरह की बात उसमें बिल एप्लीकेशन में लिखी है। तो उसी ग्राउंड को देखते हुए कोर्ट ने माना कि ये मामला बहुत गंभीर है। एक लड़के की जो है गला काटकर हत्या कर दी गई थी, तो कोर्ट ने इसको गंभीर मामला पाते हुए 19 दिसंबर को राजेश की बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया। बाकी मुलजिम जो हैं वो भी बेल के लिए प्रयासरत हैं। अब जहाँ तक राजेश की बेल खारिज हुई है, तो यहाँ से जब जिला जज कोर्ट से बेल खारिज हो गई, तब इसके खिलाफ ये हाई कोर्ट में अपील करेंगे, हाई कोर्ट में बेल एप्लीकेशन डालेंगे। अब वहाँ पे क्या होता है ये देखा जाएगा। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट जो है इसमें डिसाइड करेगी कि इनको बेल मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए।
ऐसे मामले में जिसमें चश्मदीद गवाह उसकी बहन है, माँ है और तमाम जो इसमें लिखा है बेल खारिज होने वाले में, तो ऐसे मामले में आप बहुत करीबी बहुत सी क्राइम घटनाओं को रिपोर्ट करते रहे हैं, अखबारों के लिए फैसलों की रिपोर्ट करते रहे। ऐसे मामलों में चूंकि एक बहुत जघन्य घटना है जो बहुत हाईलाइटेड घटना है, तो ऐसे मामले में जो मुलजिम हैं रियल में जो इन पर आरोप लगा है, तो क्या कुछ उनको सज़ा मिलती है मैक्सिमम? अब हत्या का जो मामला है इसमें 302 है, तो जो पुराने आईपीसी के हिसाब से, वर्तमान में तो धारा बदल चुकी है, तो उस हिसाब से पहले आजीवन कारावास जो उस समय था वही धारा तो खाली चेंज हुई है, सज़ा वही है, आजीवन कारावास और मृत्युदंड की सज़ा है। तो लेकिन मृत्युदंड तब मिलता है जब रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस हो। तो ये तो एकदम रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस है, क्योंकि ऐसा ना आप सुने होंगे कि तलवार से एक ही वार में जो है बच्चे का गला काट दिया गया। कोर्ट का ऊपर निर्भर है कि इसको रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मानती है कि नहीं मानती है। तो मतलब कुल मिला के 2 ही सज़ा ही है इसमें, या तो उम्र कैद होगी या तो इसमें मृत्युदंड होगा। तो अगर कोर्ट इसको रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मानती है, गवाहों के बयान होंगे, दोनों पक्षों की बहस वगैरह सुनने के बाद अगर कोर्ट को लगता है कि रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस है तो मृत्युदंड भी हो सकता है, और नहीं पाती है तो आजीवन कारावास होगा। और अगर अभियोजन पक्ष अपना केस साबित नहीं कर पाता है, विवेचना में कोई लचर विवेचना की गई या गवाहों में कुछ तालमेल सही नहीं बैठ पाया, सही ढंग से बयान जीरा नहीं हो सका, तो मुलजिम छूट भी जाते हैं। तमाम चीज़ें हैं इसमें। अच्छा, ऐसे में अभी चूँकि 40 लगभग 52 दिन हो गया है, अभी चार्जशीट नहीं आई है शायद? हाँ, चार्जशीट की अभी हमको तो जानकारी विशेष नहीं है। अच्छा, तो चार्जशीट आ जाएगी, 1-2-3 महीने लगता है चार्जशीट आने में। हाँ, तो 60 दिन सामान मामलों में से 90 दिन रहता है, लेकिन अब चार्जशीट की तो कंडीशन ये भाई, तो हीनियस क्राइम इसमें तो चार्जशीट आ जानी चाहिए, और तो बहुत से मामलों में बहुत दिनों तक चार्जशीट रुकी रहती है। तो जब चार्जशीट आ जाएगी, फिलहाल अभी नहीं आई है, अगर जब भी आ जाएगी तो उसमें आरोपियों के खिलाफ आरोप तय होगा और उसके बाद एविडेंस होगा। तो जो भी समय लगे उसमें 2 साल, 4 साल, 6 साल, उसके बाद। चार्जशीट के पहले ही, जैसे इसने जो आने के पहले ही बेल के लिए अप्लाई कर दिया है। हाँ, तो बेल चार्जशीट आने में तो समय लगता है। तो मुलजिम अमूमन तो सभी मामलों में, चाहे वो जिस भी क्राइम का मामला होता है, तो मुलजिम FIR दर्ज होते ही जब वो गिरफ्तार होते हैं तो बेल के लिए अप्लाई करेंगे ही। यहाँ खारिज होगी तो उसके खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट खारिज होगी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अच्छा, चूँकि वो मौजूदा समय में वो दरोगा रहा है और अभी है प्रेजेंट टाइम में सस्पेंड है, तो क्या वर्दी की वजह से उसको कुछ बेनिफिट मिलने की उम्मीद है? अब बेनिफिट हमारी समझ से मिलना तो नहीं चाहिए। अब ये तो भाई पुलिस को इतना हाईलाइटेड मैटर है, ये पुलिस को निष्पक्ष विवेचना करनी चाहिए, और बाकी कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो दरोगा हो चाहे सामान्य आदमी हो। तो हमारे पास बेल जो खारिज हुई, इसको किस तरह से देखते हैं? एक उसकी जीत है या क्या है? बेल, चूँकि ये हीनियस क्राइम था और तलवार से गर्दन काट दिया गया, इसको कोर्ट ने भी गंभीर मामला पाया, और गवाहों का भी आया था कि ये षड्यंत्र का, इनके ऊपर जो दरोगा की बेल खारिज, इनके ऊपर षड्यंत्र का आरोप है। तो षड्यंत्र अपने आप से गंभीर पाते हुए उन्होंने बेल खारिज कर दिया। षड्यंत्र का जो धारा होती है उसमें वही सज़ा होती है जो उस मेन धारा में होती है। जैसे अगर 302 में अगर आजीवन कारावास है, तो अगर उसका षड्यंत्र का आरोपी है तो वो भी आजीवन कारावास होता है। सेम से धारा जो षड्यंत्र की है, सज़ा बराबर है दोनों में। तो जैसा कि बता रहे थे अधिवक्ता साथी कि बेल जो उसकी खारिज हो चुकी है दरोगा की, और कहीं ना कहीं अभी सभी जो है बेल के लिए अप्लाई करेंगे, और अभी चार्जशीट नहीं आई है, और ये बहुत ही कोर्ट ने इसको जघन्य हत्या की तरह देखा है, और उसमें जो आरोप लगे हैं दरोगा पर कि इसमें जो है उसका जो रोल है षड्यंत्र रचने का है, तो जो सज़ा मेन जो गर्दन काटने वाले आरोपी की है वही सज़ा उसको भी मिल सकती है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में कोर्ट का डिसीजन क्या होता है, इसमें जीरा बहस होगी और तमाम चीज़ें होंगी। AS ट्रस्टेड न्यूज़ के लिए आशीष श्रीवास्तव, जौनपुर।